नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल चुनाव का। ममता बनर्जी के घर हुआ 10 घंटे का महायज्ञ, जगन्नाथ मंदिर से आए थे पंडित पुरोहित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव पर क्यों बोले प्रशांत किशोर, 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आंदोलन के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, संगठन को भी मजबूत करने की बन रही है रणनीति। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का असर बंगाल चुनाव पर पड़ेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के घर हुआ 10 घंटे का महायज्ञ, जगन्नाथ मंदिर से आए थे पंडित पुरोहित। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा के कार्यक्रम की घोषणा से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पंडितों और सेवादारों के एक समूह द्वारा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर लगभग 10 घंटे की महायज्ञ का आयोजन किया। राज्य में चुनाव, देश भर के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर लगभग 10 घंटे के महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि इस पूजा के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पंडितों और सेवादारों को बुलाया गया था। ममता बनर्जी, उनके भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, उनके भाई और पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं ने इस यज्ञ में भाग लिया। एक टीएमसी नेता ने बताया कि पंडित और सेवक गुरुवार सुबह कोलकाता पहुंचे। सुबह 7 बजे शुरू हुआ यज्ञ शाम 5 बजे तक जारी रहा। ये यज्ञ मंदिर के जगन्नाथ स्वयं महापात्र ने कराया। महापात्र भगवान जगन्नाथ के वह बड़ाग्राही या अंगरक्षक होते हैं जब देवता को रथ यात्रा के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। महापात्र ने कहा, मैं लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास पर पूजा करा रहा हूं। यह उनके घर पर एक वार्षिक अनुष्ठान है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने चुनावों के दौरान बंगाल में शांति के लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया है। प्रभु उन्हें जीवन में और चुनाव में भी आशीर्वाद देंगे। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। इससे पहले यहाँ 7 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। इधर असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा चुनावों का ऐलान करते हुए भरोसा दिया है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाए गए जरूरी एहतियाती कदमों की भी जानकारी दी। इसमें वोटरों के लिए मास्क जरूरी होगा। साथ ही सभी राज्यों में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव पर क्यों बोले प्रशांत किशोर, 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। जी हां दोस्तों, तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव की मुनादी हो चुकी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में चुनावी रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए प्रमुख लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। 27 मार्च से शुरू हो रहे बंगाल चुनाव से ठीक पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक पुराने ट्वीट पर टिके रहने की भी बात कही है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा को 99 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। शनिवार की सुबह अपने एक ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कहा, भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और अपने राइट कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रशांत किशोर ने अपने इस ट्वीट में पिछले दावे को भी याद दिलाया। उन्होंने 21 दिसंबर को किए गए एक ट्वीट के बारे में याद दिलाया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी की 99 से अधिक सीटें आई तो वह चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। उसी ट्वीट की याद दिलाकर प्रशांत ने शनिवार को कहा कि 2 मई को नतीजे आने के बाद आप मुझे मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के 18 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की कंपनी आई-पैक को हायर किया। प्रशांत किशोर का दावा ऐसे वक्त में किया था जब अमित शाह दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा के अगले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ ही 2 मई को होगी। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का 1 अप्रैल को, तीसरे चरण का 6 अप्रैल को, चौथे चरण का 10 अप्रैल को, 5वें चरण का 17 अप्रैल को, छठे चरण का 22 अप्रैल को, 7वें चरण का 26 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। 2016 में 6 चरणों में 4 अप्रैल से 5 मई के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे।
करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलनों के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने की बन रही रणनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीते 32 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस 2022 में मजबूत वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत है। वहीं दूसरी ओर पार्टी अपने संगठन को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश में आंदोलन को जमीनी स्तर पर भी धारदार बनाने के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर रणनीति भी तैयार कर रही है। पार्टी जनता को लुभाने के लिए चुनाव से पहले ही अपना जन घोषणा पत्र तैयार करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद से पार्टी में नई जान आ गई है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उब्भा से लेकर हाथरस तक जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार की मजबूती घेरेबंदी की है, उससे कार्यकर्ताओं में जोश है। इस जोश का असर आगामी चुनाव में निश्चित रूप से नजर आएगा। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से ज्यादा धारदार नजर आ रही है। बीते 10 सालों में कांग्रेस इतनी सक्रिय कभी नजर नहीं आई जितना प्रियंका और अजय कुमार लल्लू की जोड़ी के आने के बाद दिख रही है। मात्र 7 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में नजर आई है। योगी सरकार को घेरने वाले किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा। कोरोना काल में मजदूरों की घर वापसी के लिए बस का मामला हो या फिर सीएए का, कांग्रेस हर मौके पर जनता के पक्ष में खड़ी होकर भाजपा सरकार को बैकफुट पर ढकेलने में जुटी रही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण में राहुल गांधी, जम्मू में जुट रहे कांग्रेस के G23 नेता करेंगे बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई और राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान के बाद पार्टी के सीनियर नेता आज जम्मू में जुट रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज से तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। ये वे 23 नेता हैं जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। इन्हें G23 के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू पहुंचने वालों में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व यूपी कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल शामिल हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के भी उनके साथ आने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली नामक एक एनजीओ के समारोह में मंच साझा करने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद इस एनजीओ के प्रमुख हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये असंतुष्ट नेता पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि वरिष्ठ नेताओं का दौरा आधिकारिक नहीं है। सूत्रों ने बताया, ना तो हमने इन नेताओं की यात्रा के लिए कहा है और ना ही दिल्ली में पार्टी आलाकमान ने उन्हें जम्मू का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। लेकिन आजाद साहब की जम्मू यात्रा के बारे में पता चलने के बाद हमने उनसे जम्मू कश्मीर इकाई के कांग्रेस कमेटी का कार्यालय में नेताओं से मिलने का अनुरोध किया। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में असंतुष्टों के समूह को राहुल गांधी की हालिया उत्तर दक्षिण टिप्पणी से नाखुश माना जा रहा है। कांग्रेस के ये सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा के लिए नामित न किए जाने से भी नाराज हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि जम्मू में पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। माना जाता है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इस बीच शुक्रवार को जम्मू में पार्टी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आजाद ने कहा कि कांग्रेस आगामी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही थी। गुलाम नबी आजाद ने इंडिया टुडे के सवाल के जवाब में कहा, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इस सवाल पर कि क्या वह अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में वापस आएंगे, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की चिंता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष GM मीर ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। GM मीर ने शुक्रवार को कहा, हम खुश हैं कि आजाद साहब ने जम्मू में पार्टी कार्यालय का दौरा किया। वह 3 दिन की जम्मू यात्रा पर हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। मुझे अन्य वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जहां तक आजाद साहब का सवाल है, उनका नेतृत्व और राजनीतिक कौशल जम्मू कश्मीर में पार्टी की मदद करने वाला है। वह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वह जम्मू कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर में CM का चेहरा पार्टी हाईकमान उन्हें बना रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद, लेकिन कोरोना संकट के बीच मतदान कराना रहेगा चुनौती। जी हां दोस्तों, देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कोरोना के खतरे के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए बिहार विधानसभा चुनाव की तर्ज पर संभावित गाइडलाइन तैयार की जा सकती है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इन राज्यों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव वैसे समय में हो रहे हैं जब कोरोना संकट में है। कोरोना के केस कम होने के बाद फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में महामारी के प्रकोप के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में शामिल सभी लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। चुनाव को लेकर कुछ अहम गाइडलाइंस तैयार की जा सकती हैं। पहला,
नामांकन के पर्चे दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ न्यूनतम तय संख्या में लोग रहें या फिर उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। यही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दूसरा, रोड शो के दौरान उम्मीदवार तय संख्या से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, मतदान के दिन अगर किसी मतदाता को बुखार, खांसी जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण भी दिखे तो उन्हें एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन के माध्यम से वे मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। चौथा, ईवीएम मशीन में अपना मतदान करने से पहले मतदाताओं को मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। पांचवा, हर एक मतदान केंद्र पर निर्धारित संख्या में ही मतदाता वोट दे पाएंगे। छठा, सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के अहाते में पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान से पहले अधिकारियों और उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के सामने जिसे पहचान जाहिर करने के दौरान ही थोड़ी देर के लिए उन्हें मास्क हटाना होगा। और सातवां, कोरोना संक्रमण के दौरान एहतियातन तन्हाई में या क्वारंटीन हुए मरीज मतदाताओं को स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने की इजाजत होगी। इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम उपाय भी किए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, सीएम ममता ने कहा, मैं बंगाल की बेटी, भाजपा से बेहतर राज्य को जानती हूं, 8 चरणों के बावजूद जीतेंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 चरण में हो रहे मतदान सवाल पर उठाए। सीएम ने कहा कि किसके इशारे पर हो रहा है, राज्य की जनता को सब पता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी कार्यक्रम कर कहा कि मैं चुनाव आयोग के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन जिलों में तोड़फोड़ क्यों? दक्षिण 24 परगना हमारा गढ़ है, वहां मतदान 3 अलग अलग चरणों में होगा। 8 चरण में विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 8 चरण में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा पर कहा कि अन्य राज्यों में एक ही दिन मतदान होगा। 8 चरण में चुनाव से कई सवाल उठाया। मैं बंगाल की बेटी हूं, भाजपा से कहीं बेहतर राज्य को जानती हूं, 8 चरणों के बावजूद हम जीतेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 8 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें संदेह है कि तारीखों की घोषणा भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सुझावों के अनुसार की गई है। बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को राज्य को भगवा खेमे की आंखों से नहीं देखना चाहिए। उनका इशारा भाजपा की ओर था। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बंगाल में कई चरणों में चुनाव क्यों होंगे जबकि अन्य राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। यदि चुनाव आयोग लोगों को न्याय प्रदान नहीं करता तो लोग कहां जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में बना। राकेश टिकैत ने कहा, यह राजा के खिलाफ लड़ाई। जी हां दोस्तों, पिछले 90 दिन से भी अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली से सटे सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता अब दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश भर के अलग अलग हिस्से में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने करौली की किसान महापंचायत में कहा है कि व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में बना। इसके अलावा राकेश ने कहा कि यह लड़ाई राजा के खिलाफ है। राजस्थान की करौली की किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले सरकार ने किसानों से नहीं पूछा। व्यापारियों के बड़े बड़े गोदाम पहले बन गए और यह कानून बाद में बना। व्यापारियों के कहने पर उनके हितों को साधने के लिए यह कानून बना है। इसके अलावा टिकैत ने यह कहा कि आज देश का यह हाल है कि किसानों को फसलों के सरकारी रेट भी मालूम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक जाति की नहीं है बल्कि एमएसपी पर कानून बनाने की और केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की लड़ाई है। राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार यह कह रही थी कि खेती बाड़ी का समय आते ही किसान अपने खेतों में चले जाएंगे और यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन किसानों ने सरकार को जवाब देते हुए अपनी फसल ही नष्ट करनी शुरू कर दी। किसानों ने सरकार को कहा कि अगर इस आंदोलन के बीच में हमारी फसल आएगी तो हम फसल को भी उड़ा देंगे। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में किसानों ने अपनी फसल बर्बाद करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि हमने किसानों से अपील की है कि आप अपनी फसल बर्बाद मत कीजिए, यह आंदोलन भी चलेगा और साथ साथ खेती बाड़ी भी होगी। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा और सभी 40 किसान नेताओं के पीछे किसान महापंचायत है और देश भर के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन ही किसानों के फसलों का रेट तय करेगा। यह लड़ाई बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ है और सरकार उसका समर्थन कर रही है। आपको बता दूं कि आज दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद सभी धरना स्थलों पर युवा किसान दिवस मनाया गया। युवा किसान दिवस के मौके पर स्टेज संचालन से लेकर तमाम जिम्मेदारियों को युवाओं ने ही निभाया। संयुक्त किसान मोर्चे ने 26 फरवरी को युवा किसान दिवस मनाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने घोषणाओं की लगाई झड़ी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह अकुशल श्रमिक के लिए पहले के
पहले के 144 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। वहीं अर्धकुशल श्रमिक के लिए इसे 172 रुपए से बढ़ाकर 303 रुपए कर दिया गया है, जबकि कुशल श्रमिक के लिए 404 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कुल 56,500 कर्मचारी, 40,500 अकुशल, 8,000 अर्धकुशल, 8,000 कुशल इससे लाभान्वित होंगे। ममता बनर्जी ने कहा ये वेतन ग्रामीण श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन के साथ तालमेल खाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 में उपलब्ध करा दिया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 से पहले तेजस्वी यादव को अपने पाले में लाने के लिए लेफ्ट का बड़ा दांव, आरजेडी के लिए ये सिटिंग सीट छोड़ने की तैयारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगे लेफ्ट दलों ने बड़ा दांव खेला है। लालू यादव की पार्टी राजद को अपने पाले में लाने के लिए वाम मोर्चा ने अपनी जीती हुई सीट जमुरिया देने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीपीएम अपने कोटे से राजद को जमुरिया सीट दे सकती है। इस सीट पर वर्तमान में सीपीएम के वरिष्ठ नेता जहां आरा खान विधायक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेजस्वी यादव को अपने पाले में लाने के लिए सीपीएम ने जमुरिया सीट देने का फैसला किया है। इसका ऐलान गठबंधन के घटक दलों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। जमुरिया वर्तमान में सीपीएम की सीटिंग सीट है और दिग्गज नेता जहां आरा खान विधायक हैं। अन्य सीटों पर फैसला नहीं। सूत्रों की माने तो राजद ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की है। राजद के महासचिव श्याम रजक इसको लेकर वाम मोर्चा के नेता विमान वासु से मिल भी चुके हैं। वहीं आज रजक की मुलाकात सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा से होनी है। कब होगा सीटों का ऐलान? राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच 7 सीटों के तालमेल पर फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल चुनाव के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच आखिरकार सीटों के तालमेल पर समझौता हो गया है। सीट समझौते की घोषणा 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाली साझा रैली के बाद कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तय सीट समझौते में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पहले वाम मोर्चा से 130 सीटें मांगी थी, मगर अब कांग्रेस करीब 100 सीटों पर लड़ेगी और सेकुलर फ्रंट को करीब 30 सीटें दी जा सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सेकुलर फ्रंट ने पहले 60 सीटों की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस की हिम्मत है कि ट्रैक्टर रोक ले। राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर ही तो तोड़ते हैं बैरियर। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत का कहना है कि ट्रैक्टर बैरियर तोड़ने के लिए ही होते हैं। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो किसानों के ट्रैक्टर रोक ले। उनका कहना था कि किसानों की लड़ाई सरकार से नहीं है बल्कि देश के लुटेरों से है। ये बहुत बड़े लुटेरे हैं। ये भूख का व्यापार करने जा रहा है, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। टिकैत ने कहा कि ये लोग रोटी की तिजोरी में बंद करने की साजिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई उस किसानों के लिए भी है जिसके पास जमीन नहीं है। उनका कहना था कि ये नए तरह के लुटेरे हैं, इनसे देश को बचाना है। टिकैत ने कहा कि दिल्ली के चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है, लेकिन ये लुटेरे फिर भी नहीं मान रहे। ये पहले कहते थे कि आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है, फिर इसे जाटों को बताया, अब इसे जाति में बांट रहे हैं। टिकैत ने कहा कि आप लोग अपनी फसल काट लो, अप्रैल में आपको फिर से आंदोलन के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवा कर खड़े कर लो, जब भी बुलाया जाए दिल्ली की तरफ कूच कर देना। उनका कहना था कि आपको अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन में शिद्दत से जुटना होगा। उनका कहना था कि अब दिल्ली के वोट क्लब पर ट्रैक्टर चलेगा। किसान नेता ने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी तेजी से बढ़ा रहा है, पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही। टिकैत ने कहा कि एमएसपी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। किसान यहाँ बाजरे को 11 रुपए किलो बेचता है और दिल्ली के माल में वही बाजरा दोगुने दाम पर बिक रहा है। टिकैत ने कहा कि ये पूंजीवादी लोग छोटे छोटे दुकानदारों को मारने की साजिश में जुटे हैं। उनका कहना था कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला करना होगा। आप लोग कमजोरी मत दिखाना, आपका ट्रैक्टर कहीं नहीं रुकेगा। उन्होंने आह्वान किया कि जब दिल्ली आना तो खेत की मिट्टी को साथ लेकर आना। टिकैत ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग ट्रैक्टर की सब्सिडी छुड़वा सकते हैं तो सांसद और विधायकों से क्यों नहीं कहते कि अपनी पेंशन छोड़ दें। करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस ने किया अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान। दुष्यंत चौटाला की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कानून वापसी से कम कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं है। इस बीच हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हरियाणा राज्य की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। यदि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो इस प्रस्ताव को मंजूर करना या नहीं करना यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसके बाद सबसे बड़ी समस्या जेजेपी के सामने होगी। अधिकांश जाटों के समर्थन से सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को फिर खुलकर सामने आना होगा। उन्हें खुलकर कहना होगा कि अब उनके विधायक किसानों के समर्थन में वोट करेंगे या किसानों के विरोध में वोट करेंगे। साफ हो जाएगा कि जजपा किसानों के साथ होती है या भाजपा के साथ रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकांश किसानों के वोट से ही
वोट से ही जजपा के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव में किसानों का खुलकर विरोध करना जजपा के विधायकों के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। करौली महापंचायत में राकेश टिकैत की चेतावनी, हजारों किसानों के बीच कहा अब गोदाम तोड़े जाएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के करौली जिले में गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत में हजारों किसान जुटे। टोड़ा भीम के करीरी गांव में नए कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित इस महापंचायत टिकैत के साथ महापंचायत में योगेंद्र यादव और जाट नेता राजाराम मील ने भी किसानों को संबोधित किया। टिकैत ने यहां भी 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच की बात कही। इसके साथ यह भी कहा कि अगला टारगेट अनाज के गोदाम है, गोदाम तोड़े जाएंगे, या तो सरकार इनका अधिग्रहण कर ले, नहीं तो व्यापारियों के गोदाम टूटेंगे। टोड़ा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित इस किसान महापंचायत में किसानों को बुलावे के लिए पीले चावल बांटे गए थे। साथ ही महापंचायत में आने वाले किसानों के लिए खीर, पुआ और चाय नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। इस महापंचायत में महिलाओं को भी खास निमंत्रण दिया गया था। वहीं किसान महापंचायत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशासन एवं पुलिस बल तैनात रहा। महापंचायत में राकेश टिकैत खुली कार में सवार होकर मंच पर पहुंचे, जहां लोगों ने माला एवं 101 फीट का साफा पहनाकर और हल भेड़ का स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर सभाओं के संबोधन का कार्यक्रम है। इसके बाद असम, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में भी जाएंगे और आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल का कोई वास्ता नहीं। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने एवं दिल्ली कूच की घोषणा पर ट्रैक्टर लेकर आने की भी अपील की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य वापसी की मांग की। साथ ही सभा में मौजूद लोगों से शाहजहां बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में प्रत्येक घर से एक सदस्य को भेजने की भी अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जाति आधारित जनगणना कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत में जनगणना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित जनगणना को लेकर आज सुनवाई हुई। पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पिछड़े वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट इस मांग से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ आगे सुनवाई करेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित याचिका के साथ संलग्न करने का दिया आदेश। देश में जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है, लेकिन जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग पर बहस जारी है। इस मांग की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी इसकी मांग कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठ रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उस समय भी यह मांग उठी थी, जिनमें प्रमुख मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेता थे। और इस बार केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दल यह मांग कर रहे हैं। देश में आधारिक तौर पर जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। शुरू में इसमें जाति, धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार से जुड़े सवाल शामिल होते थे, लेकिन जातिगत जनगणना कभी भी नहीं देखा गया। जाति और धर्म पर सवाल महज औपचारिकता थे। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार जनगणना की गई और उस समय से ही जाति के बारे में आंकड़े इकट्ठा किया जाने लगा था। भारत में जनगणना का काम इस साल होना है। इसकी शुरुआत पिछले साल ही होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्र सरकार अब इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहती है। इस बार जहां तक संभव हो सके जनगणना का काम डोर टू डोर न जाकर इसे मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यमों से करने का प्रस्ताव है। आज की तारीख में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1,38,66,61,389 यानी करीब 138 करोड़ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल में असर दिखने लगा, व्यापारियों ने कहा न हम सड़क पर उतरेंगे और न बाजार खोलेंगे। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के जीएसटी के कुछ प्रावधानों के विरोध में आज देश के साथ ही मध्य प्रदेश में बंद है। हालांकि यह स्वैच्छिक है, लेकिन इसका असर प्रदेश के पुराने बाजारों के साथ खासतौर पर थोक किराना व्यापार पर रहेगा। शुक्रवार को सुबह से जरूरी चीजों की दुकानें खुली। हालांकि भोपाल का थोक किराना बाजार जुमेराती में सुबह से ही इसका असर दिखाई दिया। यहाँ सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने बताया कि हम चाहते हैं कि जीएसटी के कुछ प्रावधानों में बदलाव हो। यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। हम सड़क पर ना तो निकलेंगे और ना ही दुकानें आदि खोलेंगे। हालांकि अभी सुबह से दुकानें बंद रहती हैं, इसलिए 11 बजे के बाद इसका असर दिखाई देगा। यह है व्यापारियों की मांग।
अग्रवाल ने कहा कि आयकर की धारा 281B और CGST की धारा 83(3) में फर्जी बिल, गैर मौजूद विक्रेता, सर्कुलर ट्रेडिंग आदि के कारण कर चोरी के मामलों में कर अधिकारी को बैंक खाते और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दे दिया है। ऐसे में वह संपत्ति और बैंक खातों को भी जब्त कर सकता है। इसकी मार सबसे ज्यादा ईमानदार व्यापारियों पर पड़ेगी। फर्जी बिलों या गैर कानूनी काम कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल उन करोड़ों व्यापारियों के खिलाफ भी किया जा सकता है जो ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश सचिव विवेक साहू ने कहा कि नागपुर में हुई बैठक के बाद इसे बंद को बुलाया गया है। अधिकांश यूनियन इस बंद के समर्थन में हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर व्यापारियों में जागरूकता होनी चाहिए। व्यापारी संगठित होकर अपने खिलाफ होने वाली आवाज को बुलंद करेंगे। फूड सेफ्टी एक्ट में व्यापारियों के खिलाफ ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसे हल करना बहुत आवश्यक है। बंद को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं है। हम बातचीत के द्वार खुले रखते हैं। सरकार हर संभव कोशिश करती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।